बम्बई बरोड़ा रेलवे लाइन पर झांसी से भोपाल जाते हुए झांसी से कुछ 700 किलोमीटर के फासले पर रोहितगढ़ का छोटा स्टेशन आता है। रोहितगढ़ से 3-4 कोस जनूब मशरक़ की जानिब घने जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन जंगलों में शेर, चीते, हाथी, रीछ, गर्ज के हर किस्म के दरिंदे, जानवर और हशरातुल अर्ज़ पाए जाते हैं। ये जंगल आगे जाकर होशंगाबाद, नागपुर के वस्ती जंगलाती सिलसिले से जाकर मिल जाते हैं। इन जंगलों का रोहितगढ़ से होशंगाबाद तक का इलाका सबसे ख़तरनाक और खौफनाक समझा जाता है। इन जंगलों के बारे में ये रवायत भी मशहूर है कि यहाँ रात की तारीकी में इन लोगों की चीखें सुनाई देती हैं जो जंगली दरिंदों का शिकार हो चुके हैं। इस जंगल में रोहितगढ़ से थोड़ा फासले पर एक पुराने किले का खंडर है जिसे रानी बाई का किला कहते हैं। ये किला मुग़लों के ज़माने का है। कहते हैं कि इसे किसी मुग़ल सूबेदार ने अपनी कनीज़ रानी बाई के लिए बनवाया था। किले के अंदर रानी बाई का एक आलीशान महल था। इस महल के नीचे एक खुफिया सुरंग बनाई गई थी जो ज़मीन के अंदर ही अंदर रोहितगढ़ तक जाती थी। सावन के दिनों में जब खूब बारिशें होती थी तो रानी बाई इस किले में आ जाती थी और महल के बाग में अपनी कनीज़ों के साथ झूला झूलती थी और मौसम बरसात का लुत्फ़ उठाती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि रानी बाई की खून आलूद लाश महल के पास बाग में पाई गई। रानी बाई के सूबेदार मुसलमान खामन ने रानी बाई की लाश को हिंदू रस्म के मुताबिक नज़र आतिश करने के बाद उसकी हड्डियाँ, जिनको हिंदू लोग फूल कहते हैं, महल के बाग में जहां रानी बाई की लाश थी वहीं दफन करके ऊपर मुड़ी यानी संगे मरमर का एक चबूतरा बना दिया था जिसके ऊपर एक संगे मरमर की छोटी सी बारादरी थी। रानी बाई के इस किले के बारे में ये रवायत मुंबई तक मशहूर थी कि कभी कभी तारीक रातों में इस किले में से किसी औरत की सिसकियां भरने और कभी दर्द भरे गीत गाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इन पुरस्रार असहबी आवाज़ों की वजह से कोई शख्स इस किले के नज़दीक नहीं जाता था। लोगों को तो इस किस्म की कोई बात हाथ आ जानी चाहिए। लोगों ने यह भी मशहूर कर रखा था कि रानी बाई के किले में एक हिंदू तवाइफ की बदरू रहती है जो चुड़ैल का जन्म ले चुकी है और किले के करीब से गुजरने वाले मुसाफिरों या शिकारियों को मोहब्बत भरी आवाज़ें देकर बुलाती है और जब वो किले के अंदर चले जाते हैं तो इसके बाद इनका कुछ पता नहीं चलता। वो कहाँ गायब हो गए हैं। इस बदरू चुड़ैल की आवाज़ अब तक कई इंसानों को हड़प कर चुकी है। जिस शख्स ने मुझे ये खौफनाक दास्तान सुनाई है इसका कहना है कि मैंने भी मुंबई में रानी बाई के किले के बारे में ये मुबालगा आमेज़ और दहशतनाक रवायतें सुनी तो मैंने भी दिल में इस मोमे को हल करने का फैसला किया। वो शख्स खामोश हो गया। मैंने इस शख्स का यहाँ नाम इसलिए नहीं लिखूंगा कि इसने खुद भी अपना नाम नहीं बताया और मुझसे वादा भी कर लिया कि अगर किसी ज़रिए से उसका नाम मुझे मालूम हो गया तो अपने कारीन को वो नाम नहीं बताऊंगा। मुझे अभी तक उस पुरस्रार किस्म के शख्स का असली नाम मालूम नहीं हुआ, लेकिन यकीन करें कि अगर मालूम हो भी गया तो मैं अपने वादे को निभाऊंगा और उसका नाम ज़ुबान पर नहीं लाऊंगा। लेकिन चूँकि ये इस शख्स की आप बीती है और ये सारे दहशतनाक वाक़े सच्चे हैं और उसके साथ गुजर चुके हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका एक फर्जी नाम लिखना ज़रूरी है। मैं इसका नाम फ़ेरोज़ फ़र्ज़ कर लेता हूँ। फ़ेरोज़ से मेरी मुलाकात महज एक इत्तेफाक से हो गई थी। जुलाई अगस्त के मौसम में मैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के एक सेहत अफजा पहाड़ी मुकाम पर गया हुआ था। कुछ रोज़ वहाँ क़याम करने के बाद वहाँ से वापसी का सफ़र शुरू किया तो रास्ते में बारिश आ गई। ख्याल था कि पहाड़ी बारिश है, घंटे आध घंटे तक रुक जाएगी, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान को स्याह घंघोर घटाओं ने ढांप रखा था। बिजली रह रह कर चमक रही थी। ये तो कोई बारिश का तूफान था। हमारी बस एक मकाम पर जाकर रुक गई। मालूम हुआ कि आगे पहाड़ी पुल टूटकर बारिश में बह गया है। पहाड़ी इलाकों में अगर कोई सड़क या कोई पुल बारिश में बह जाए तो इतनी जल्दी ट्रैफिक के वास्ते दूसरा रास्ता नहीं बनाया जाता, ख़ास तौर पर जबकि बारिश भी हो और मूसलाधार भी हो। हम 15-20 मुसाफिर एक लग्जरी कोच में सफ़र कर रहे थे। कोच के ड्राइवर ने जहां गाड़ी खड़ी की थी वो एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। ज़रा बुलंदी पर एक रेस्ट हाउस भी था। ड्राइवर ने मुसाफिरों से कहा, आप लोगों को परेशानी ज़रूर होगी लेकिन ये मजबूरी है। आगे पुल बारिश में बह गया है, शायद आप लोगों को रात यहीं गुजारनी पड़े।
مسافروں میں شدید مایوسی پھیل گئی، سب کے چہرے لٹک گئے، مگر بارش کے آگے کسی کا زور نہیں چل سکتا تھا۔ صرف ایک ادھیڑ عمر کا چوڑے شانوں والا ایک مسافر ایسا تھا جس پر اس صورت کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ بڑے سکون کے ساتھ اپنے اوور کوٹ کے کالر اوپر کیے، سر پر سواتی ٹوپی پہنے، چائے کی دکان کے صاحبان کے نیچے لوہے کی کرسی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ آدمی تو بالکل ہی بے حس اور ڈھل قسم کا ہے، اور یا پھر وہ اس قسم کی تکلیفوں اور ناگہانی آفتوں کا عادی تھا۔